नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है जीव विज्ञान एवं जीवों का वर्गीकरण। तो देखिए, हम पहले देखते हैं कि जीव विज्ञान क्या होता है, इसको कैसे परिभाषित किया जाता है। तो देखिए, जो जीव विज्ञान की बात कर रहे हैं तो ये एक विज्ञान की एक शाखा हो जाएगी, ठीक है। और इसके अंतर्गत यहाँ पर हम समस्त जीव से मतलब है यहाँ पर आपके पादप जगत, जंतु जगत या अन्य जितने भी सूक्ष्म जीव, बृहद जीव, ठीक है। तो वो समस्त जीव यहाँ पर उनकी जैविक क्रियाओं का अध्ययन करेंगे, ठीक है, संरचना का अध्ययन करेंगे, उन पर वातावरण का प्रभाव, ठीक है, पारस्परिक क्रिया और उनकी मृत्यु का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो जीव विज्ञान की परिभाषा हो जाएगी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों की जैविक क्रियाओं, उत्पत्ति, संरचना, पारस्परिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। जीव विज्ञान कहलाता है। तो सीधी सी यहाँ पे इसकी परिभाषा हो गई। देखिए, कभी पूछ ले, बाई चांस वैसे पूछी नहीं जाती परिभाषा किसी भी, लेकिन पूछ ली जाए तो आपको इस तरीके से परिभाषित कर देना है। तो देखिए, ये जो यहाँ पर शब्द लिखे हैं, जैविक क्रियाएं, उत्पत्ति, संरचना, पारस्परिक क्रियाएं, ये जो आधार यहाँ पर चार, ये आधार आपको आगे तक काम में आएंगे, इसलिए इनको याद कर लेना, ठीक है। क्योंकि जब जीव जगत का वर्गीकरण किया जाएगा तो इन्हीं बेसिस के ऊपर, ठीक है, यही आधार रहेंगे उनके वर्गीकरण का, ठीक है। तो ये सामान्य सी परिभाषा हो गई यहाँ पर जीव विज्ञान की। इसके बाद आगे चलते हैं। तो जीव विज्ञान जनक जो है अरस्तु को कहा जाता है, ठीक है। तो ये भी याद कर लो, यहाँ पर जीव विज्ञान का जनक अरस्तु कहा जाता है। ऐसे अगर रसायन विज्ञान का जनक पूछा जाए, रसायन विज्ञान का जनक, तो लेवाइसियर को, तो ये आपको यहाँ पर प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से याद करना जरूरी है। तो देखिए, यहाँ पर ये परिभाषा हुई। अब इसके बाद यहाँ पर हमने देख लिया कि जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जा रहा है, अरस्तु। अब इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पे कि मेंस में किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा सकते हैं, ठीक है, इस टॉपिक से। तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे, तो हमसे सबसे पहला क्वेश्चन जो आज हम पढ़ने वाले टॉपिक, जीवों का वर्गीकरण, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर वर्गीकरण क्या होता, उसकी परिभाषा, उसके बाद वर्गीकरण के लाभ क्या होते हैं, फिर इसका जो वर्गीकरण का आधार क्या रहा। यहाँ पे हम जो वर्गीकरण का आधार किस बेसिस पे देखेंगे, तो यहाँ पे सबसे पहले अरस्तु ने यहाँ पर जीवधारी को दो भागों में बांटा था। फिर उसके बाद कैरोलस लीनियस आए थे, तो कैरोलस लीनियस के आधार के बारे में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आगे जाएंगे तो पांच जगत का वर्गीकरण R.H. विटकर द्वारा दिया गया था, ठीक है, पांच जगत का, यहाँ पर द्विजगत का। तो इन वर्गीकरण के आधार क्या रहे, ठीक है, और दूसरा इनकी कमियां क्या रही, दोनों की आधार, कमियां। तो ये आपको यहाँ पर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना आपको यहाँ पर पढ़ना है, आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। फिर आगे जाके इन वर्गीकरण को हम डिटेल में पढ़ेंगे तो सूक्ष्म जीव के अंतर्गत आ जाएगा। तो शुरुआत करते हैं हम, ठीक है, जीवधारियों का वर्गीकरण या जीवों का वर्गीकरण। तो देखिए, हम सबसे पहले यहाँ पर वर्गीकरण क्यों कर रहे हैं, ठीक है। अब बात की जाए पृथ्वी पर तो 1.6 से लेकर 1.7 मिलियन प्रकार की प्रजातियां पाई जाती है पृथ्वी पर। अगर इनका प्रत्येक का अलग अलग अध्ययन किया जाए तो ये असंभव है। इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, इनको अलग अलग ग्रुप में बांट के इनकी समानताओं के आधार पर यहाँ पर इनका हम अध्ययन करेंगे। तो वर्गीकरण का सीधा सा परिभाषा यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। जो विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवों के वर्गीकरण का अध्ययन किया जाता है, वर्गीकी कहलाई जाती है, ठीक है। एक बार यहाँ पे लिख देते हैं, वर्गीकी शब्द उपयोग किया जाता है इसके लिए, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं टैक्सोनॉमी। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये याद कर लेना। वर्गीकरण को इंग्लिश में बोला जाता है, या ऐसा पूछ लेंगे कि जीवों के वर्गीकरण के लिए कौन से शब्द का प्रयोग किया जाता है,
तो टेक्सोनॉमी। ठीक है, तो इसको याद कर लेना, इम्पोर्टेंट है। अब बात की जा रही थी यहाँ पर सबसे पहले जीवन की विविधता, मतलब जीवों में पाई जाने वाली असमानता या विभिन्नता। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं यहाँ पर, हम सबसे पहले अपन को यहाँ पर पढ़ना था वर्गीकरण के लाभ। तो वर्गीकरण के लाभ देख लेते हैं हम। मैंने अभी बताया था वर्गीकरण क्यों करते हैं, क्योंकि बहुत सारी प्रजातियां पाई जाती हैं तो असंभव हो जाता है। तो यहाँ पे सबसे पहला लाभ रहेगा इसका जीवों की पहचान। अगला देखते हैं, जीवों की विविधता का हमको यहाँ पे क्या हो जाएगा, ज्ञान हो जाएगा। तो जीवों की विविधता का ज्ञान। अगला देख लेते हैं, तो आपसी संबंधों के बारे में पहले बताया था मैंने आपको, पारस्परिक क्रियाओं के बारे में। ठीक है, ऐसे यहाँ पे आ जाएगा आपसी संबंधों का ज्ञान। ठीक है, चौथा देख लेते, उत्पत्ति की जानकारी मिलेगी इससे अपने को। और आखिरी पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जीवों के विकास क्रम का ज्ञान। तो ये 5 प्रकार के आपके पॉइंट हो जाएंगे, जीवों की पहचान, जीवों की विविधता, आपसी संबंध, उत्पत्ति की जानकारी और जीवों के विकास क्रम का ज्ञान। तो यहाँ पर लाभ हो गए। अब थोड़ा सा प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ फैक्ट देखते हैं। अभी मैंने आपको बताया था जीव विज्ञान का जनक अरस्तु को कहा जाता है। ठीक है, अरस्तु ने जो वर्गीकरण किया था, ये इन्होंने जंतु वर्ग और पादप वर्ग में यहाँ पर इन्होंने वर्गीकरण किया था। ठीक है, तो 2 प्रकार के यहाँ पर इन्होंने 2 वर्ग रखे थे अरस्तु ने। तो क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम के, सर्वप्रथम 2 वर्ग में किसने बांटा था जीवों को? तो अरस्तु ने बांटा था पादप वर्ग और जंतु वर्ग। अब इन्होंने यहाँ पर सामान्य से किया था कि पादप वर्ग को 3 भाग, शाख, झाड़ी और पौधों में विभाजित कर दिया था। तो ये क्या है, असामान्य स्थिति थी, इसका ज़्यादा महत्व नहीं है। लेकिन आगे जाके जैसे हम जाते हैं तो कैरोलस लिनियस आते हैं। अब यहाँ से आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक चालू हो रहा है, ध्यान समझना इसको। कैरोलस लिनियस, इन्होंने द्विजगत में बांटा। ठीक है, पहला पादप जगत, ठीक है, और दूसरा जंतु जगत। अब बात की जाए कि इन्होंने पादप जगत, जंतु जगत, यहाँ पे भी तो इन्होंने पादप वर्ग, जंतु वर्ग में बांटा, लेकिन अंतर क्या है? तो इनका जो यहाँ पर आधार रहा, ठीक है, यहाँ पर आधार इन्होंने 3 आधार रखे। एक तो पोषण विधि, पूछ सकते हैं कि कैरोलस लिनियस के द्विजगत का आधार क्या रहा, तो पोषण विधि। ठीक है, अगला गति किस तरीके से करते हैं, और तीसरा कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति आगे समझेंगे क्या होती है। ठीक है, और पोषण विधि, इसमें भी यही आएगा, पोषण विधि, गति, और तीसरा हो जाएगा यहाँ पर कोशिका भित्ति। तो देखिए यहाँ पर कोशिका भित्ति की बात की जाए तो पादप जगत में उपस्थित रहती है और जंतु जगत में अनुपस्थित रहती है। तो ये इसका यहाँ पर आधार हो गया। ठीक है, 3 आधार। पोषण विधि किस तरीके से पोषण करते हैं, स्वपोषी होते हैं, विषमपोषी होते हैं, या फिर अलग तरीके का कोई पोषण करते हैं। इनकी गति की बात की जाए तो इनमें किस तरीके से यहाँ पर क्या होगा, पोषण की जो किस तरीके से यहाँ पर वृद्धि होगी इनकी। ठीक है, इसके बाद इसकी कमियों की बात की जाए, ठीक है, तो द्विजगत वर्गीकरण है जो कैरोलस लिनियस का, इसकी कमियां देख लेते हैं। इन्होंने जो 3 आधार रखे तो उन आधार पर देखे तो इन्होंने यहाँ पर एक कोशिकीय या बहुकोशिकीय जीवों को साथ में रखा। ठीक है, जैसे अमीबा हुआ या फिर अन्य कोई भी जीव है तो उनको इन्होंने क्या करा, पादप जगत में रख के उसको एक ही बना दिया। और बहुकोशिकीय में पेड़ों को मतलब दोनों साथ में आ गए। लेकिन यहाँ पर हम आगे जाके इसको अलग अलग करके पढ़ेंगे। अगला प्रोकैरियोटिक, एक कोशिकीय जीव से मतलब है जिनमें एक कोशिका पाई जाती है। बहुकोशिकीय से मतलब है जिनमें एक से ज़्यादा कोशिका पाई जाती है। फिर प्रोकैरियोटिक, व यूकैरियोटिक को साथ में रखा। देखिए प्रोकैरियोटिक क्या होता है और यूकैरियोटिक क्या होता है। प्रोकैरियोटिक मतलब जिनके अंदर केंद्रक विकसित नहीं होता। आगे जाके इसको अच्छे समझेंगे, अभी केवल एक शब्द याद कर लो, केंद्रक विकसित
नहीं होता और यूकेरियोटिक में केंद्रक विकसित होता है। ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पर क्या किया था, दोनों को साथ में रख दिया। अगला देखते हैं तीसरा, स्वपोषी और वो विषम पोषी को इन्होंने यहाँ पर साथ में रख दिया। और चौथा पॉइंट है यहाँ पर, जंतु समूह के कुछ पादपों एवं पादप समूह के कुछ जंतुओं को, पादप समूह में कुछ जंतुओं को रखा। ठीक है, मतलब सीधी सी बात है कि जो जंतु जगत के में जो जीव आते हैं उनको पादप में रख दिया और कुछ जो पादप में आते हैं उनको जंतु में रख दिया। अब देखिए जो 4 कमियां हैं, जब हम आगे जाके कैरोलस लिनियस का 5 जगत वर्गीकरण, वो आर.एच. विटकर का 5 जगत वर्गीकरण पढ़ेंगे, तो वहाँ पे आपको ये सबको समझ में आएगा कि किस तरीके से यहाँ पर ये कमियाँ दर्शाई गई है। ठीक है, तो इसके बाद हम थोड़ा सा और देख लेते हैं एक टॉपिक जो हमारा यहाँ पर बच रहा है, 5 जगत वर्गीकरण। आर.एच. विटकर का 5 जगत वर्गीकरण। अगर इनकी बात की जाए तो इन्होंने यहाँ पर 5 वर्ग में बांटा। 5 वर्ग के नाम देख लेते हैं हम। जितना सरल करके पढ़ेंगे उतना ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो 2 पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं, एक पादप जगत, एक जंतु जगत। इस जंतु जगत को यहाँ पर एनिमेलिया भी बोला जाता है। ठीक है, अब 3 जगत और हैं, वो आपको नाम बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। एक और जगत आ जाएगा यहाँ पे कवक। ठीक है, जिसे फंजाई बोलते हैं। ठीक है, कवक जगत या फंजाई। अब 3 तो आपको नाम याद रहेंगे। अब 2 की बात की जाए तो 2 आपको थोड़ा सा यहाँ पे याद करवा दूंगा मैं आगे जाके, मोनेरा वर्ग और एक है प्रोटिस्टा वर्ग। जब सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे तो मोनेरा वर्ग और प्रोटिस्टा वर्ग को हमको पूरा पढ़ना पड़ेगा। इसके अंदर जितने भी जीव आते हैं उनका डिटेल्स हमको लिखना पड़ेगा। तो याद रखना मोनेरा और प्रोटिस्टा, और बाकी 3 आपको आराम से यहाँ पर याद रहेंगे। अब इसके बाद फिर आगे देखें तो यहाँ पर इसका आधार क्या रखा है, इन्होंने 5 जगत वर्गीकरण में किया तो ये 5 भाग में ही क्यों बांटा इनको, तो उसका कारण नहीं देखिए। यहाँ पर जो यहाँ कमियाँ थी यहाँ पर इनका आधार हो जाएगा। सबसे पहला हो जाएगा कोशिका की जटिलता। जटिलता से यहाँ पर मतलब हो जाएगा हमारा ये यूकेरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट देखेंगे यहाँ पर पोषण विधि। ठीक है, कैरोलस लिनियस ने भी वहाँ पर पोषण विधि रखी थी। ठीक है, यहाँ पर देखिए हम, तो पोषण विधि इन्होंने भी आधार रखा था और इन्होंने भी यहाँ पर पोषण विधि को आधार रखा है। ठीक है, कौन कौन सी पोषण विधि के अंतर्गत यहाँ पे आ जाएगा, स्वपोषी होते हैं या विषम पोषी होते हैं, मतलब जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, जो दूसरों पर आश्रित है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर इनका ये आधार हो गया। अगला उनकी जीवन शैली का आधार आ जाएगा, किस तरह के वातावरण में वो जीव अपना विकास करते हैं। फिर आगे चलते हैं संगठनात्मक जटिलता। तो देखिए संगठनात्मक जटिलता क्या होती है कि ये कि अब अंदर से कितने मजबूत होते हैं, मतलब एक कोशीय होते हैं या बहुकोशीय होते हैं, ये आधार हो जाएगा इसका। एक कोशीय होते हैं या बहुकोशीय होते हैं। देखिए यही आधार है, इसी आधार पे इस जगत को बांटा गया है। जैसे एक कोशी बहुकोशी की बात की जाए तो एक कोशिकी में अपना वर्ग ये आ जाएगा, बाकी सब फिर बहुकोशिकी में चले जाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर काम चलेगा। और यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक की बात की जाए, देखिए मोनेरा वर्ग पूरा प्रोकैरियोटिक वर्ग में आता है और बाकी सारे यूकेरियोटिक वर्ग में चले जाएंगे। तो यहाँ पर ये एक कोशिकी और बहुकोशिकी हो जाएंगे। फिर अगला देखते हैं 5वां आधार इसका, तो वो यहाँ पर हो जाएगा जीवों का विकासात्मक या जाति वृत्तीय संबंध। ठीक है, 5वां आधार हो जाएगा। अब जाति वृत्ति की बात आ रही तो एक चीज़ मैं आपको यहाँ से बताता हूँ, एक कंसेप्ट और, कैरोलस लिनियस का। कैरोलस लिनियस है, इन्होंने द्विजगत नामकरण पद्धति भी दी है। ठीक है, और इस पद्धति के अंदर क्या होता है, ठीक है, एक उदाहरण देख लेते हैं यहाँ पे हम। ठीक है, एक उदाहरण मान लेते हैं,
होमो सेपियंस, ये मनुष्य का नाम हो गया साइंटिफिक। ठीक है, अब इसके अंदर जो होमो है ये वंश हो जाएगा, सेपियंस है ये यहाँ पर जाति हो जाएगी। तो इस तरीके से उन्होंने द्विजगत नामकरण पद्धति दी है। पहला शब्द वंश को दर्शाएगा, दूसरा शब्द जाति को दर्शाएगा। ठीक है, तो ये कंसेप्ट यहाँ पे हो जाएगा। अब वापस आते हैं यहाँ पर हम RH विटकर के 5 जगत वर्गीकरण पे। इसको यहाँ पर डब्बे में बंद कर लो, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से काम का है। कमियाँ देखते हैं द्विजगत वर्गीकरण की। तो देखिए कमियाँ आपको कब समझ में आएगी, जब हम इन 5 वर्ग का अध्ययन करेंगे। और ये 5 वर्ग का हम थोड़ा अध्ययन देख लेंगे 100 शब्दों के हिसाब से और प्री के हिसाब से, प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है 5 भाग। तो देखिए कमियाँ इसकी हम पहले आप देख लो, वैसे बहुत टाइम हो गया है। एक कोशिकीय शैवालों को अलग रखा। ठीक है, अभी देख लेना इसको, बस इसको आगे जाके समझेंगे, क्योंकि पादप जगत का एक भाग में शैवाल जो थैलोफाइटा वनस्पति आती है, तो उन्हें वही वहाँ पर शैवाल होते हैं। तो आगे जाके आपको समझ में आ जाएगा। प्रोटिस्टा जगत का विविधतापूर्ण होना। तीसरा, जीवों की उत्पत्ति बहुस्रोत वाला दर्शाना। चौथा, विषाणु स्थान निश्चित न होना। पांचवा, मिलते जुलते गुणों वाले जीवों को दूर रखना। ठीक है, तो ये 5 हैं, यहाँ पर 5 पॉइंट आपको रट लेना है। देखो बताया था मैं, विषाणु को अभी तक कोई से भी वर्ग में नहीं रखा गया है। ठीक है, और विषाणु एक ऐसा जीव होता है जिसके अंदर कोशिका नहीं पाई जाती है, तो कोशिका के सिद्धांत का अपवाद भी है, याद रखना है, इसको आगे जाके पढ़ेंगे। जीवों की इस उत्पत्ति को बहुस्रोत दर्शाया ने। प्रोटिस्टा जगत को विविधतापूर्ण बताया है। मिलते जुलते गुणों वाले जीवों को दूर रखा है और एक कोशिकीय शैवालों को अलग रखा है। तो ये आगे जाके हम जब 5 जगत वर्गीकरण का डिटेल पढ़ेंगे तो आपको 5 पॉइंट समझ में आ जाएंगे। तो ये यहाँ पर आपका आज पहला लेक्चर का जो पार्ट था खत्म हो गया। अब अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे सूक्ष्म जीव। देखिए यहाँ पर जो सिलेबस है आपका, ये देखिए सिलेबस देखिए, पहला टॉपिक सूक्ष्म जीव एवं जैविक कृषि। तो हम कल से सूक्ष्म जीव पढ़ेंगे। सूक्ष्म जीव में आपके 2 वर्ग आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से आपका ये इजी हो जाएगा। और इसका अगर नोट्स आपको चाहिए तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ले, वहाँ पे आपको इसका PDF मिल जाएगा। ठीक है, इसका जो नोट्स है उसका PDF मिल जाएगा, तो आपको पढ़ने के लिए आसानी हो जाएगी। सब्सक्राइब करें, शेयर करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।